Good morning, all of you. Good morning, Parth. Good morning, Aryan. Good morning, Sumit. Pranay, Lipigya. Good morning, Sarvari. Good morning, Prahlad. Good morning, Rally. Good morning, Astha. Good morning, Sakshi. Good morning, Bandar. Good morning, Swati. Good morning, Kushi. Riya, Lavanya, Swayam, Khushbu, और Sarv, Sezel. Very good morning all. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफी अच्छा जो चैप्टर है वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ये स्टडी कर रहे हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग आज न्यू चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का आज का हम लोगों का ये जो चैप्टर है, चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और आज ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम लोगों के पास आज जो बैच अवेलेबल है, तो बैच जो है 3, बैच 4 और बैच 5, 3 बैच जो है कंबाइन होकर के लोकोमोशन का चैप्टर स्टडी कर रही है। ओके, यदि आप लोग YouTube पर भी देख रहे हो तो अभी तक के आप लोगों को जो प्लेलिस्ट मिल रहा था बैच 5 का अलग मिल रहा था। शुरुआत में बैच 3 और बैच 4 अलग अलग थी, फिर फाइनली 3 और 4 कंबाइन मिल रहा था, 5 अलग मिल रहा था। अब आगे का जो प्लेलिस्ट है आप लोगों को बैच 3, 4, 5 ये मिलेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, तो YouTube प्लेलिस्ट पे जाकर के आप कंफ्यूज ना होइए यदि आप रिकॉर्डिंग देख करके रिवाइज कर रहे हो तो, ठीक है। YouTube लेक्चर बेटा ओनली फॉर रिवीजन। यदि आप ये सोच रहे हो कि हमें जो है क्या है YouTube से पढ़ना है तो आपकी ये बेटा कोशिश बेकार हो जाएगी। हमेशा कोशिश कीजिए कि लाइव लेक्चर में ही आप क्लास करें, जहां जो नहीं समझ में आ रहा डायरेक्टली हमारा इंटरेक्शन हो जाता है और उसके बाद आपको एक फैसिलिटी के तौर पर आप लोगों को YouTube लेक्चर जो है प्रोवाइड किया जा रहे हैं। ओके, तो अब लोकोमोशन और मूवमेंट को स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक सा कंसेप्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो है वो हम लोग एक बार यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो एक बार रिस्पॉन्स कर दो। 54 स्टूडेंट अभी ज्वाइन हो चुके हैं, बाकी लोग भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो उनके आने के पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये बता दीजिए बेटा कि प्रॉपर बोर्ड विजिबल है, प्रॉपर ऑडियो आ रहा है। इफ यस तो हम आगे बढ़ते हैं और लोकोमोशन और मूवमेंट वाला कंसेप्ट जो है स्टार्ट करेंगे। चलो वेरी गुड, सभी लोगों के साथ सारी चीजें क्लियर है। तो देखिए बेटा, आज हम लोग सबसे पहले एक कंसेप्ट जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का अभी तक के जो हम लोग देख चुके हैं, ओके, वहां से शुरुआत करेंगे। और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि बेटा आगे का जो पोर्शन हम जो स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए बेटा एक बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है जो अभी तक के हम लोग जाने हैं, उसको हम इस चैप्टर से कनेक्ट करेंगे जो आज हमारा चैप्टर है। तो एक इंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो इंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी आपस में जो कनेक्टेड है, तो वो कैसे कनेक्टेड है, कैसे इसका आपस में कनेक्शन बना हुआ है, वो हम देखेंगे। तो फाइनली देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है। आज का चैप्टर हम लोग जो स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों को हम लोगों को समझना है। पहली चीज तो लोकोमोशन क्या होता है और दूसरा हम लोग यहाँ पे समझना है कि मूवमेंट क्या होता है। तो दो कंसेप्ट को हम लोगों को यहाँ पे समझना है। क्या चीज, पहला लोकोमोशन और दूसरा मूवमेंट। बट इस पार्ट को समझने के पहले लोकोमोशन के लिए किस चीज की नीड है ये बताओ। यदि मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस तरह से, यदि मैं यहाँ पे हूँ इस तरह से मार्कर को लिया, कैप ओपन किया, ओपन करने के बाद फाइनली मैंने यहाँ पे इस तरह से राइटिंग किया, मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे मेरा बॉडी का जो एक्टिविटी हो रहा है, तो इस एक्टिविटी के लिए जो जरूरी है वो है एनर्जी।
ओके, किस चीज का जरूरत है? एनर्जी का। कुछ लोगों के आंसर मिले हैं मसल्स, वेरी गुड, मसल्स भी सही है, क्योंकि देखो यदि मैं यहां से हैंड्स को इस तरह से उठा पा रहा हूं तो ये उठाने के लिए बेटा मसल्स जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो पहली चीज तो मसल्स है, बट अल्टीमेटली उस मसल्स को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, तब जाके ही उस मसल्स से एनर्जी जो बर्न होगी और उसके बाद फिर फाइनली हमारा ये जो हैंड से इस तरह से मूव कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट की हेल्प से ही हम फाइनली यहाँ पे इस तरह से रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो मूवमेंट है क्या होता है और कितने टाइप का होता है, और तब जाके ही हमको लोकोमोशन समझ में आएगा। एनर्जी कहां से आई, एनर्जी कैसे बना, तो इसके लिए बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टडी किए थे, क्या स्टडी किए थे हम लोगों ने? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन बेटा ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी किसी ना किसी इसके पहले के पार्ट से कनेक्टेड है। डायरेक्टली ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देने से एनर्जी नहीं बन जाती बेटा, क्योंकि एनर्जी का मेन सोर्स तो सन है, और सन से जो एनर्जी जो आ रही है वो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आया है, हम भी तो किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है। तो मेन एनर्जी का जो सोर्स यदि हम देखें वो सन है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। और सनलाइट को कैप्चर किया किसने? प्लांट ने। और प्लांट ने जब सनलाइट को कैप्चर किया तो जितना बेटा सोलर रेडिएशन आ रहा है वो 100% कैप्चर नहीं होता है, ठीक है, लेस देन 50% जो है कैप्चर होता है, जिसे PAR कहते हैं। ये आगे चल के मैं आपको 12th में इकोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा क्या होता है PAR। ओके, तो ये PAR मींस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसमें से यहाँ पे जो लेस देन 50% है उसका भी कुछ परसेंट 1 से लेके 4% के आसपास जो एनर्जी है प्लांट यूज कर रहा है, और फाइनली अपना एक फूड बनाएगा जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को वो मर्ज कर देगा जहां पे एनाबॉलिक एक्टिविटी होगी, और एनाबॉलिक एक्टिविटी के बाद प्लांट जो बनाएगा वो ग्लूकोज। अब प्लांट ने ये जो ग्लूकोज फॉर्म कर लिया, तो प्लांट के ग्लूकोज फॉर्म होने के बाद प्लांट इस एनर्जी का 90% जो है ये यूज कर लेगा। सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी जो है, ठीक है, जो कि स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च में, और ये जो स्टार्च है ये जब हम कंज्यूम करेंगे तो ये हम लोगों के पास आ जाएंगे। मीन्स प्लांट की टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% ही एनर्जी ह्यूमन बींग्स के पास ट्रांसफर हो रही है। कितना? ओनली 10% एनर्जी। अगर 10% एनर्जी जब हमने ली है तो हमने जो फूड खाए वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च खाए। अब स्टार्च के फॉर्म में जब आया तो उसके लिए बेटा उस स्टार्च को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ही हम उसमें से क्या होगा, एनर्जी को बाहर निकाल के अपनी एक्टिविटी में यूज कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे ये जो स्टार्च है इसको हमने जब कंज्यूम किए तो यहाँ पे काम करता है हमारा ह्यूमन का एक सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम, जिसे कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो कनेक्शन ध्यान से समझना जो भी मैं बता रहा हूँ, जहां नहीं समझेगा इमीडिएटली रिवाइज कराना, एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और ये कनेक्टिविटी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके ही आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी और आगे का पार्ट भी अच्छे से समझेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सबसे पहले आता है, और हम जानते हैं बेटा कि जब हम लोग किसी भी फूड को कंज्यूम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जो हार्ड सब्सटेंसेस है उसको स्मॉल पीस में कन्वर्ट किया हमारे टीथ ने, फिर सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रेशन किया, फिर उसके बाद हमारा फूड जो है फाइनली हमारे स्टमक तक के पहुंचा। स्टमक तक के जाने के बाद यहाँ पे उसका फर्दर चर्निंग एंड डाइजेशन हुआ, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन तक के पहुंचा। स्मॉल इंटेस्टाइन तक के पहुंचने के बाद फिर और फूड का वहां पे कंप्लीट डाइजेशन हुआ। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स फूड जो है जिसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, इंजेस्ट तो किया, डाइजेस्ट भी हो गया, बट उसके एब्जॉर्प्शन के लिए
उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी था। तो फाइनली उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। तो इस तरह से जो स्टार्च था ये सिंपल फॉर्म ऑफ फूड मींस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे स्टार्च ही नहीं, मैंने एक एग्जांपल लिया हूं, यहाँ पे स्टार्च ही नहीं आता है, यहाँ पर प्रोटीन भी आता है। प्रोटीन को भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया जिसको कहते हैं अमाइनो एसिड। ऐसे फैट भी आएगा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इतना काम था, उसने खत्म कर दिया। फिर इसके बाद इस ग्लूकोज को फर्दर तोड़ना पड़ेगा जिससे एनर्जी निकलेगी। तो इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए फिर हमारा यहाँ पे एक अगला सिस्टम काम करेगा जिसे कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकेंड सिस्टम यहाँ पे आता है जो कहलाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हम लोगों ने कंज्यूम किए हैं ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को तोड़ेगा। मींस यहाँ पे एक मैकेनिज्म होती है जिसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है ये आगे आने वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ग्लूकोज का जब कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज कंप्लीटली जो ब्रेक होगा इसमें CO2 प्लस H2O और उसके बाद बनेगी एटीपी। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में बनेगी एनर्जी। समझे? तो ये जो एटीपी बना, ये एटीपी का यूज हम लोग कर पाएंगे। बट ये प्रोसेस सिंपल एक लाइन में लिख देने से कंप्लीट नहीं होता, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। सीरीज ऑफ स्टेप वाइज मैकेनिज्म होती है तब जाके प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन फिर भी अभी तो आपको एक सिंपल वे में इसी तरह से समझना है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ये नहीं कि ग्लूकोज CO2 और H2 में कन्वर्ट हो गया। इसके बीच में अगेन एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक का कन्वर्सन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। पायरुविक एसिड से CO2 तक का जो कन्वर्सन है उसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल कहते हैं। पढ़े होंगे थोड़ा बहुत बेसिक आप लोगों ने इसके पहले के आप लोगों के क्लासेस में, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीजें डिटेल में स्टडी करनी है। तो ग्लूकोज फाइनली यहाँ पे CO2 और H2 में ब्रेक हो गया और उसके बाद यहाँ से जो रिलीज हुआ वो हुआ एनर्जी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक अलग पार्ट है, ब्रीथिंग एक अलग पार्ट है। ब्रीथिंग की हेल्प से लंग्स तक के हम लोगों ने एयर पहुंचा दी। बट ये जो फिंगर है इसको मैं मूव कर रहा हूं, आप देख रहे हो। तो ये मूवमेंट या फिर ये इस तरह से मैं हैंड मूव कर रहा हूं, तो इसके इस मूवमेंट के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूं तो यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड है इसमें मूवमेंट हो रहा है इस तरह से। तो ये जो वोकल कॉर्ड का मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग में एक रिदम साउंड जो प्रोड्यूस कर पा रहा हूं और उस साउंड को आप अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हो। मुझे क्या बोलना है, आप लोगों को क्या समझाना है, ये भी तो बहुत बड़ा आर्ट है ना। बचपन से सीखे हम लोगों ने, वो एक लैंग्वेज सीखे हमने, उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग सीखे, तब देखिए हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो पा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या चीज, ये जो मूवमेंट जो हो रहा है इस मूवमेंट में यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होगा ना। बोलिए बेटा, मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कनेक्शन क्या है। ओके, आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? आप अभी ज्वाइन किए या फिर रिज्वाइन किए? रिस्पॉन्स करो, क्या प्रॉब्लम आया? हाँ बेटा, वेरी गुड प्रहलाद। रिलैक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड अभी ज्वाइन किए हैं? नहीं बेटा, वॉइस के साथ, मेरे साथ वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज के साथ कोई इश्यू नहीं है आपके इसमें। बोलिए, आज का हम लोग यहाँ पे चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये चैप्टर अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी पोर्शन हम लोग जो देख रहे हैं मीन्स आज का जो हमारा यहाँ पे चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर 20। ओके, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे ये जो
20 नंबर का जो चैप्टर है इसमें जो हम कंसेप्ट जो समझ रहे हैं, तो लोकोमोशन को हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्ट किए कि अभी तक के जो भी हम लोगों ने स्टडी की है इसका साथ में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे फाइनली देखिए हमारे हैंड्स को जो मूवमेंट करना है, तो इस मूवमेंट के लिए यहाँ पे हमें चाहिए होती है एनर्जी। तो इस एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इस एनर्जी का जो फॉर्मेशन है, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी तक की जो स्टडी की है, सबसे पहले तो एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए। फूड जो हम ऐसे ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि एक हमने कोई ये एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे कि सपोज ये पर्टिकुलर एक फूड है, मान लो इमेजिन करो कोई फूड है, ये चपाती है या राइस है या फिर एक एप्पल है या व्हाटएवर। आपने बोले कि ये सेल्स को एनर्जी चाहिए ताकि यहाँ पे मूवमेंट हो, यहाँ पे ऐसा रख दिए और बोलो कि एनर्जी इसकी इधर ट्रांसफर हो जाए और अब आपका हैंड इस तरह से मूव करने लगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस फूड को, ये जो फूड है इस फूड को सबसे पहले तो हमें अपने उस सेल तक के पहुंचाना है। तो ये ऐसा रख के नहीं जा सकता, या फिर आप सोचेंगे चलो ऐसा नहीं हो रहा है, काम करते हैं इसको हम बारीक पीस लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाने के बाद उसको हम वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं, घोल लेते हैं, और वो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में अपने हैंड को ऐसे डीप करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। होता है कैसा बताओ, देखियो आपने कहीं भी कभी कहीं नहीं होता ऐसा। तो अब यहाँ पे इसके लिए फाइनली हमारा एक सिस्टम काम करता है, ठीक है, एक ही सिस्टम नहीं, डिफरेंट टाइप के सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है और सब मिलके आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे सिस्टम मिलके जो आपको एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब ये कैसे होगा देखिए। तो अब यहाँ पे जिसमें इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, देन एसिमिलेशन होता है। ये पढ़े हम लोगों ने बेसिक लेक्चर में, सारा डिटेल अच्छी तरह से। तो इस तरह से फाइनली हमने एक जो कॉम्प्लेक्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो हम लोगों ने कंज्यूम किए हैं, उसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली क्या कर रहा है, ब्रेक कर दे रहा है। फिर कंप्लीटली ब्रेक करने के बाद फाइनली उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद फाइनली जो प्रोड्यूस हुआ वो था ग्लूकोज। क्योंकि हमने जो खाए थे वो कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो हमने स्टार्च खाए थे, एक कॉम्प्लेक्स फूड की हम बात कर रहे हैं तो हमने प्रोटीन खाए थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने सिर्फ इसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड में ही कन्वर्ट किया है। ओके, लीवर में एक मैकेनिज्म होता है जिससे अमाइनो एसिड से ग्लूकोज भी बन जाता है, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ओके, अल्टीमेटली मेन सोर्स, मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो होता है ग्लूकोज। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है ये है ग्लूकोज। एमसीक्यू का क्वेश्चन है बेटा। मींस अल्टीमेटली कुछ भी खा लो आप, वो कन्वर्ट होगा सबसे पहले ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज से ही आपके मसल्स को एनर्जी मिलेंगी और आपका मूवमेंट हो पाएगा। ओके, तो अब इस ग्लूकोज को हमको तोड़ना है, तो ये ग्लूकोज अपने आप नहीं टूटेगा, इसके लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा और ऑक्सीजन की हेल्प से फाइनली यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी बनेगी, और एनर्जी हमारे बॉडी में जो बनता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनता है, और इस एटीपी को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये एटीपी क्या होता है ये भी हम लोगों को समझना बेटा आज के इस लेक्चर में, ठीक है। एटीपी होता क्या है और कैसे बनता है, थोड़ा सा आज का जो लेक्चर बेटा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, ठीक है। अभी कुछ भी बात यहाँ पे फिलहाल आपके जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सारे कंसेप्ट समझना आपको जरूरी है। जब ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे तो ही उसके बाद हम फाइनली उस पोर्शन पे जंप कर पाएंगे और सारी चीजें अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, 63 स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर लिए हैं, और नेक्स्ट टाइम से बेटा सभी लोग ध्यान रखिए, टाइम पे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज मैं आपको टाइम के बाद एंट्री नहीं दूंगा। यहाँ पे मैं जो मीटिंग है उसको लॉक कर दूंगा, तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। जब आपको मालूम है तो आप समय के पहले क्लास में आप इंटर कर लिया करो।
ओके 10:30 मीन्स 10:30। अब उसके पहले से ही आप लॉग इन करके रख लो ना अपना लिंक, तो आप लोगों को पहले से मिल जाता है, पहले से ज्वाइन कर लो। तो अभी एटीपी क्या होता है थोड़ी देर के बाद आते हैं, बट ये एटीपी बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है और कौन कौन सा सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है वो हम देखेंगे। तो अब देखिए मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, ये याद रखना बेटा आपको। तो इस ग्लूकोज को तोड़ा, किसकी हेल्प से टूटेगा बेटा? तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन चाहिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब काम किया तो इस तरह से हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये स्टमक हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो आएगा ये लीवर आएगा, फाइनली इस लीवर के तक के क्या पहुंचा बेटा? हमारा जो फूड है यहाँ तक पहुंच चुका है। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद हो सकता है कि हमारा कोई बॉडी टिश्यू का कोई सेल यहाँ पर प्रेजेंट है और इसको एनर्जी चाहिए, तो इस लीवर से यहाँ पे फाइनली ये ग्लूकोज तो पहुंच गया। कि इस ग्लूकोज के पहुंचते ही इस लीवर सेल मतलब ये हमारा एक कोई सेल से, ये कोई टिश्यू है या कोई ऑर्गन है, क्या डायरेक्टली ग्लूकोज के पहुंचते ही इसको एनर्जी मिल जाएगा क्या? हेलो, मिल जाएगा नहीं मिलेगा? बताओ जल्दी से। नहीं मिलेगा, क्यों? क्या रीजन है? रीजन ये है कि इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो अभी मुझे अगेन एक और चीज आप बताएंगे कि पहली चीज तो ये इस लीवर से इस ग्लूकोज को इस टिश्यू तक के पहुंचाना अपने आप आ गया क्या? ये भी अपने आप नहीं आएगा। अगेन यहां पर एक और सिस्टम काम करेगा, उस सिस्टम को क्या कहेंगे बेटा? उस सिस्टम को कहते हैं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से ग्लूकोज यहां से यहां तक के तो आ गया। और आप अगेन एक और चीज जानते हो कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो काम करता है वो यहां पर प्रेजेंट है, इस तरह से हमारे लंग्स है। ये एक्सचेंज तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जब यहाँ पे है तो इस ऑक्सीजन को भी हमें इस टिश्यू तक के पहुंचाना है, क्योंकि जब तक कि उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक के वहां पर क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग? टिश्यू के पास एनर्जी नहीं बनेगी। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। तो ये सारे चीजों में बेटा, चाहे आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करो, दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होगा। समझे? तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो, इस सर्कुलेटरी सिस्टम का हेल्प क्या है बेटा? ऑक्सीजन को इधर और ग्लूकोज को इस टिश्यू तक के पहुंचा देना। खेल खत्म, खेल खत्म हो गया। चलो अब यहां तक पहुंच गया। अब इससे हमको ग्लूकोज को तोड़ के बनाना है एटीपी। लेकिन जब बेटा इस ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाना रहेगा तो साथ ही साथ कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज को ही नहीं तोड़ना है, प्रोटीन को भी तोड़ना है, अमीनो एसिड का भी यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा। तो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो वेस्ट सब्सटेंस रहेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। एनर्जी तो बनी गई बेटा, लेकिन हार्मफुल सब्सटेंस को हमारे बॉडी से क्या करना है? रिमूव करना है। हार्मफुल सब्सटेंस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, समझे? तो हार्मफुल सब्सटेंस को हमारे बॉडी से क्या करना है? रिमूव करना है। ओके, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है किसी स्टूडेंट का? बेटा माइक ऑफ रखा करो यार आप लोग, जस्ट वेट। चलो अभी मैंने लॉक कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। देखिए क्या होता है, आप लोगों का डिस्टरबेंस ना हो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपने पास का जो आउटपुट होता है वॉइस आउटपुट वो मैं लॉक कर देता हूँ, स्पीकर को ऑफ कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ, तो आप लोगों की आवाज मेरे तक के नहीं आएगी, ठीक है? बट उसी के साथ साथ होता क्या है, अब वो तो लॉक हो गया, लेकिन अब मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मैंने आपकी उस एक्सेस को भी लॉक नहीं किया था, अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब नेम भी डिस्प्ले नहीं होगा स्क्रीन पर और किसी का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा बेटा, अब आपका यही चलेगा। एक्चुअली वो व्यू चेंज था, उसको चेंज करना पड़ता है। आप मुझे बता दिया करो, सेटिंग है अपने पास,
सारी कमांड अपने पास में ही है, ठीक है। यदि कुछ डिस्टर्ब भी कर रहा है ना कोई पर्सन, तो वो डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होगा। आप लोगों की हैबिट रहती है म्यूट अनम्यूट म्यूट अनम्यूट, ठीक है, वैसा करोगे तो उधर से आपका थोड़ा सा भी वॉइस आया तो ये जो स्क्रीन आउटपुट मेरा है ना वो हटके किसी और का आ जाएगा, और उसका वीडियो ऑन रहेगा तो दिखेगा, वीडियो ऑन नहीं है तो फिर उसका नाम दिखेगा, नेम डिस्प्ले होगा। तो ऐसा कभी प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे इमीडिएटली बता दीजिए, ताकि उस सेटिंग को हम चेंज कर दें और आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये अभी तक के हम लोग पढ़ के आए। ओके, अब नहीं होगा बेटा कोई भी प्रॉब्लम। तो अब देखिए ये सब हमने पढ़ लिए, इसका हमने कनेक्शन भी देख ली है सारी चीजें। फिर इसके बाद देखो अब आगे हम लोगों ने एक और चीज देखे, ये जो वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 एक सिस्टम काम करता है, रिसेंटली हमारा हुआ है और चल रहा है, ठीक है। क्या चीज बेटा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये हमारा यहां तक के हो गया। लेकिन देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का रोल क्या था? जो हार्मफुल सब्सटेंसेस एनर्जी बनाने की प्रोसेस में बनने वाले हैं उसको यहां से फाइनली बाहर कर दो, ठीक है। एनर्जी बनाने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए उसको उस जगह तक के पहुंचाना है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से उसको वहां पे पहुंचा दो। जस्ट लाइक ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जस्ट लाइक ए कोरियर बॉय, जस्ट लाइक ए पोस्टमैन, इसने काम कर लिया। इसका काम क्या था? उस ग्लूकोज को तोड़ना है तो चाहिए ऑक्सीजन, उसको लेकर के वहां तक के पहुंचा दो। फाइनली मेन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो बहुत बड़ा है, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। लेकिन ये सारे सिस्टम के बाद फाइनली हम आज पहुंच गए हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, क्योंकि हमने जो एनर्जी बनाई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ओके, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो एनर्जी यहाँ पे बना है उसका भी यूज कैसे होने वाला है ये भी मालूम होना चाहिए। तो पहले काम करती है एटीपी क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट को समझेंगे। ओके, ये एक और पार्ट है बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा का है, बट एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे, वो आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं है, ठीक है। बट हम लोग उसको थोड़ा सा एक इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे समझेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इतने पार्ट में किसी को कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है, पूछ सकते हो आप लोग जल्दी से, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड बेटा, एटीपी जो है एनर्जी की करेंसी कहलाता है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बेटा, इसमें तो बहुत सारी चीजें मैंने पहले मिटा दिया हूं। हो गया बेटा साक्षी, वलिया, जो भी स्टूडेंट न्यू है उन लोगों के लिए बेटा ये एक्सप्लेनेशन जरूरी था। ओके, तो अभी आप कनेक्ट कर पाओगे इस चैप्टर को ह्यूमन फिजियोलॉजी के कोर कंसेप्ट से, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे और जल्दी से जल्दी सारे रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लोगे आप लोग। हाँ बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट में अमोनिया भी होता है, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है। फिर वैभव, चलो तो आगे बढ़ते हैं। फाइनली लोकोमोशन मूवमेंट हमें स्टार्ट करना है, उसके पहले एनर्जी कैसे बना वो हम देखेंगे। ओके यार, अभी जो चल रहा है वो तो देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद जो लेंगे वो बाद में लेंगे, पहले जो चल रहा है उस पर अपना 100% दो। पढ़ के हो गए क्या आप लोग? ओके बेटा साक्षी, पहले का स्क्रीनशॉट ले लिए थे, बहुत बढ़िया। ओके, चलो पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद बाकी इसकी बात करेंगे। कुछ भी चालू कर सकते हैं, ऐसा कोई डिसाइड नहीं है अभी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हम प्लांट फिजियोलॉजी ले सकते हैं, या फिर इसके बाद बायोडायवर्सिटी जो लिविंग वर्ड वाला है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो भी ले सकते हैं। ओके, अभी कुछ डिसाइड नहीं है क्या लेने वाला हूं मैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो बेटा, थोड़ा सा मैं आपको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है वो समझा रहा हूं, ठीक है। अपने स्पीड बराबर है, डोंट वरी, टेंशन ना लो, आपको उस चीज का कोई टेंशन नहीं लेना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम आपको टाइम तक के हर चीज कंप्लीट करा के दे देंगे। ओके, इन सब चीजों का कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग जो देख रहे हैं क्या चीज,
एटीपी देख रहे हैं। कितने चैप्टर हो गया अभी हमारे? डाइजेशन हो गया है, उसके बाद क्या हो गया? डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन हो गया, फिर क्या हुआ? सर्कुलेशन हो गया, फिर एक्सक्रीशन, लोकोमोशन हमारा स्टार्ट है। 4 चैप्टर डन हो गए, 5th रनिंग है ना। ओके, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या कंडीशन है? उसमें कितना कितना हो गया? एज इट इज सिमिलर, या ज्यादा हो गया है या कम हुआ है? बताइए। आई थिंक सिमिलर ही हुआ होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। आप देखो, आज से हमारा न्यू चैप्टर चालू हो रहा है और इस टाइम से अब आपके एक दिन में 3 लेक्चर रहने वाले हैं और एक वीक में 4 लेक्चर होने वाले हैं, समझे? ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। वो हम लोगों का टेंशन है क्या कैसे कराना है, क्योंकि मैं पहले दिन से यदि स्पीड बढ़ा दूं तो आपको प्रॉब्लम होगी। स्पीड भी नॉर्मल रहेगी, आपका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा सारी चीजें, और धीरे धीरे होता है बेटा। ये सारा कुछ हमारा जो ऑफिशियली जो डिजाइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपको किसी भी टाइप का एफर्ट ना हो और आपका ब्रेन जो है एकदम से हेक्टिक ना हो जाए, और सिमिलर वे से सारी चीजें अच्छे से चले। तो उन सारी चीजों का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस का और स्पीड का कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, हाँ, आपको ऐसा लग रहा है तो आप खुद से अपनी मेहनत करो ना, अपना पोटेंशियल आपका बचा के रखो, तो उसको यूज करो, और आप कितना बेस्ट दे सकते हो अपने लिए वो करो, रिवाइज करो, आगे का पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ लो, सारी चीजें, ठीक है। इस तरह से आप करते रहो। चलो, तो एटीपी क्या होता है ये हम देखेंगे। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, यहां पे देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। पहली चीज तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा एक टर्म जो दिख रहा है वो है एडेनोसिन। फिर ट्राई मतलब होता है 3 फॉस्फेट, तो ट्राइफॉस्फेट मतलब यहाँ पे 3 जो है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ये समझा। बट व्हाट अबाउट दिस, ये एडेनोसिन क्या होता है ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे एडेनोसिन जो होता है, यदि हम इसे देखें तो एडेनोसिन एक्चुअली ये दोनों वर्ड जो इसमें जुड़ा हुआ है वो एक न्यूक्लियोसाइड है, जिसमें एक पेंटोस शुगर होती है और एक नाइट्रोजिनस बेस जिसे हम एडेनिन कहते हैं, ये इसमें प्रेजेंट होता है। और एडेनिन जो है एक प्यूरिन है, प्यूरिन पिरामिडिन पढ़े होंगे आप लोगों ने। ओके, मैंने भी बेसिक लेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ाया हूं, ठीक है। लेक्चर 1 2 3 4 लेक्चर्स है बेसिक कंसेप्ट वाले, वहां पर भी ये पढ़ाया हूं मैंने, ठीक है। वेरी गुड। तो ये जो एडेनिन पेंटोस शुगर के साथ जुड़ेगा और उसके बाद जब ये फॉस्फेट जुड़ता है तब बनता है एटीपी। एक फॉर्मूले के बेस पे हम देखते हैं, ये पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर मतलब सिर्फ 5 कार्बन वाली एक शुगर होती है, इस तरह से। ये एक शुगर दिख रही है आपको, इस शुगर में 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे 5 कार्बन यहां पर होते हैं। फिर इस 5 कार्बन पे 5th पे इस तरह से CH2OH ऐसा एक ग्रुप होता है। ये फॉर्मूला अभी आपको याद नहीं करना है, मैं बाद में याद करा दूंगा, सिर्फ समझ लो क्या होता है। ओके, और ऐसे फॉर्मूला जनरली पॉसिबिलिटी कम रहती है आने की, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए क्या है एक्चुअली पिक्चर। तो अब क्या होता है, ये हो गई हमारी पेंटोस शुगर। इस पेंटोस शुगर पे इस तरह से 1 2 और 3 ऐसे 3 फॉस्फेट जो है यहाँ पे जुड़े होते हैं, और पेंटोस शुगर का ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर एडेनिन जुड़ा होता है। तो एडेनिन और पेंटोस शुगर जब जुड़ती है तब बनता है ये एडेनोसिन, और जब 3 फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ गया तो ये हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, जो कि क्या हो गया, ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड।
क्या हो गया ये हो गया, एक हो गया न्यूक्लियोटाइड। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है मैंने पढ़ाया। किसी का ये वाला पोर्शन डाउट है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ, आप जाइए और वहां पे देखिए। तो ये जो बना न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट जो होते हैं, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है। तो ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो होता है, तो जब इसमें से एक फॉस्फेट को मैंने तोड़ दिया तो इस तरह से एक फॉस्फेट ब्रेक हो गया, तो कितने फॉस्फेट बचे? 2 फॉस्फेट। तो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा? एडीपी में। और जब ये एटीपी टूटता है एडीपी में, तब यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। इतना एनर्जी जो है एक एटीपी के ब्रेकडाउन से निकलता है। आगे पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में एटीपी का एडीपी में कन्वर्सन है, ठीक है। तो ये जब हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो उससे जो कैलोरी एनर्जी जो कैलोरी में रिलीज हो रही है, इस कैलोरी से हम इस तरह से मूवमेंट कर पाएंगे, ये इस तरह से मूवमेंट हो पाएगा, ये इस तरह से मूवमेंट हो पाएगा, इस तरह से हम दौड़ पाएंगे। तो ये कहाँ हो रहा है? हमारे मसल्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मसल्स में जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम अपनी जो एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइज है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। ये एटीपी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया सभी लोगों को? इफ यस तो रिस्पॉन्स करेंगे, नो तो भी रिस्पॉन्स करेंगे। क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑलमोस्ट सभी का जो है क्लियर है। एटीपी का ब्रेकडाउन कैसे होता है ये आगे के लेक्चर में समझाऊंगा। यस बेटा, समझ में आ जाएगा एटीपी का ब्रेकडाउन कैसे होता है। ओके, फिर भी आपने क्वेश्चन पूछे तो सिंपल टर्म बता देता हूँ। एटीपी को तोड़ने के लिए बेटा एक Mg++ आयन का नीड होता है, ठीक है। ये Mg++ आयन जो होता है इस फॉस्फेट को तोड़ देता है, ठीक है। तोड़ने के बाद इससे एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज हुई एनर्जी जो है वो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो है वो प्रोवाइड करता है, और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। रिली बेटा प्यूरिन क्या है, आप शायद ये पूछ रहे हो मुझसे, स्पेलिंग करेक्शन आ रहा है, पैरिन लिखा हुआ है। बेटा रिली आपने बेसिक कंसेप्ट वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया ऐसा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। प्यूरिन जो है बेटा ये नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस के 2 टाइप होते हैं, एक प्यूरिन होता है और एक पिरामिडिन होता है। ये नाइट्रोजनस बेस है बेटा। और प्यूरिन और पिरामिडिन यदि हम देखें, प्यूरिन में आता है एडेनिन ग्वानिन, पिरामिडिन में आता है थाइमिन साइटोसिन और यूरेसिल। ये लेक्चर भी बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे जाइए और एक बार देखिए, ठीक है। इस पार्ट को मैं डिटेल में नहीं समझा सकता, लेकिन फिर भी क्या होता है ये मैंने समझा दिया आपको। ओके बेटा रेली, और किसी की कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे एनर्जी बन कैसे रहा है वो समझ लिए, एनर्जी की करेंसी जो कि एटीपी होता है वो हमने देख लिए, एटीपी क्या होता है वो हमने देख लिए, एटीपी के जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा ये भी पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिए है। ओके, मीन्स अब हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट हम लोग जो देखेंगे उसमें लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट्स क्या होता है वो हम देखेंगे। क्योंकि चैप्टर हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो यहाँ पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट की यदि हम बात करें तो लोकोमोशन को समझना है तो सबसे पहले मूवमेंट को समझना पड़ेगा। मूवमेंट को यदि हम देखें तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं बेटा? पुश और पुल, किसी चीज को धकेलना और किसी चीज को खींचना, ये होता है मूवमेंट। ओके, या फिर हमारे ये जो बॉडी पार्ट है, ये जो हो रहा है
ये क्या हो रहा है, इस तरह से मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है या व्हाटएवर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम एक ही जगह पे खड़े होके इस तरह से जो मूव कर रहे हैं तो ये मूवमेंट होगा। लेकिन जब एक जगह से दूसरी जगह पे हम प्लेस, जब डायरेक्शन चेंज होता है, प्लेस चेंज होता है, तो वो क्या कहलाता है, लोकोमोशन कहलाता है। हाँ बेटा, ये एक काइंड ऑफ फोर्स है, ठीक है, एक मोशन है, जिसमें यहाँ पे ये जो मूवमेंट है इसके हम लोग सबसे पहले टाइप्स क्या होता है वो हम देखेंगे। क्या देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर, टाइप्स ऑफ मूवमेंट हम समझेंगे अभी। और मूवमेंट के टाइप्स की हेल्प से हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि ये हमारे बॉडी में कहाँ पे हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, समझे। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे अमीबॉइड मूवमेंट देखेंगे। कौन सा, अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबा, अमीबा आपने सुने होंगे, अमीबा का नाम सुने होंगे आपने। तो अमीबा जो होता है, हाँ वेरी गुड, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा का यदि देखें तो सपोज ये अमीबा है, ये अमीबा का बॉडी है, और ये जो अमीबा है यदि इसके सामने कोई फूड आ गया इस तरह से और इसे इस फूड को खाना है, इनगल्प करना है, तो क्या करेगा बेटा, ये सबसे पहले अपने बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाएगा। जैसे कि सपोज ये फूड है और ये अमीबा है, समझे। तो अमीबा जो है अपने इसमें क्या करेगा, एक चेंज लाएगा। और चेंज कैसे आएगा, तो सबसे पहले ये जो अमीबा था इसने अपने अंदर चेंज लाया। चेंज लाने के टाइम पे क्या किया, वो थोड़ा आगे आया, आगे आने के टाइम पे आते ही फाइनली क्या किया, उसने अपने स्ट्रक्चर में इस तरह से चेंज ला लिया। ओके, ये इस तरह से चेंज ला सकता है। अब ये फूड अपने अंदर आ रहा है, समझे। अब जब ये फूड अपने इसके अंदर ले रहा है तो लेते ही क्या करेगा, फाइनली ये और अपने जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देगा इस तरह से, और उस फूड को अपने अंदर कंप्लीटली पहुंचा दिया उसने, और देन वो उसको अपने अंदर खा लेगा, इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। बट ये जो अमीबॉइड मूवमेंट जो है अब हमारे बॉडी में कहां पर हो रहा है, तो हमारे बॉडी में जैसे कि जो ल्यूकोसाइट्स जो होता है, एक एग्जांपल हम देखते हैं इन ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में इस टाइप का मूवमेंट होता है, जैसे कि एक मैक्रोफेज का हम एग्जांपल ले लें। तो मैंने फैगोसाइटिक एक्शंस पढ़ाया था, याद है। मैक्रोफेज का रोल क्या है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मींस क्या होता है, इनगल्प करना। कोई यदि जर्म्स, बैक्टीरिया यदि हमारे बॉडी में आया है तो उस बैक्टीरिया को ये जो मैक्रोफेज जो होता है वो क्या कर लेता है बेटा, खा जाता है, समझे। तो जो फैगोसाइटिक जो एक्शन जो होता है उसमें ये एक जो मूवमेंट हमारे बॉडी में जो हो रहा है वो अमीबॉइड मूवमेंट होता है। इसी के साथ साथ अगेन एक और चीज, जैसे कि सपोज ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, और इस ब्लड वेसल्स के साथ ही साथ हमारा ये बॉडी सेल्स और टिश्यू, और गलती से कोई एक बैक्टीरिया जो है यहाँ पे इस तरह से आ गया है, इस बैक्टीरिया को मारना है। तो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल्स है जैसे कि WBC, तो WBC को यहां से जंप करके इधर आना पड़ेगा और इसको पकड़ के इस तरह से खा जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या था बेटा, ये बैक्टीरिया था, और ये हमारे WBC जो है ये यहां से इस तरह से जंप करके क्या करेंगे बेटा, वो मूव करेंगी। तो इस टर्म को डायपेडेसिस कहते हैं। आपको मैंने जब सर्कुलेशन पढ़ाया था एक क्वेश्चन भी दिया था, क्वेश्चन में मैंने डिस्कस भी किया था। डाई, गलत स्पेलिंग हो गया, क्या चीज, डायपेडेसिस। डायपेडेसिस क्या होता है, तो डायपेडेसिस मींस मूवमेंट ऑफ WBC आउट ऑफ कैपिलरी,
मूवमेंट ऑफ WBC आउट ऑफ कैपिलरी। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा? इस फिनोमिना को डायपेडेसिस कहते हैं। ठीक है, मींस हमारे कैपिलरी से बाहर आ करके उस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेने का प्रोसेस। तो यहां पर भी किस टाइप का मूवमेंट होगा? अमेबॉइड मूवमेंट होगा। मैं लाइन टू लाइन बेटा एनसीईआरटी को लेके आपको समझा रहा हूं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद जब हम आएंगे तो हम अपने एनसीईआरटी को भी देखेंगे। ओके, हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, ले लीजिए। हो गया? हेलो, इतना पार्ट समझ में आ गया सभी लोगों को? क्या देखिए हमने? हम सबसे पहले मूवमेंट देख रहे हैं, पुश और पुल मूवमेंट। एक टाइप ऑफ फोर्स है, एक टाइप ऑफ मोशन है। मूवमेंट के हमने टाइप्स देखी, जिसमें फर्स्ट टाइप हम देख रहे हैं अमीबॉइड मूवमेंट, जिससे अमीबा में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, एज इट इज हमारे बॉडी में जो मैक्रोफेज है मींस ल्यूकोसाइट या फिर जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें भी एज इट इज इसी टाइप का मूवमेंट होता है। डायपेडेसिस एक मूवमेंट है जिसमें कैपिलरी से बाहर निकल के हमारा बॉडी का एक सेल्स बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये जो मूवमेंट है ये अमीबॉइड मूवमेंट में आता है। सॉरी, अब हम नेक्स्ट मूवमेंट पे आएंगे और नेक्स्ट मूवमेंट क्या होता है वो हम देखेंगे भी। मूवमेंट का टाइप्स हमने देखे, टाइप्स फर्स्ट हम लोगों ने समझ लिए अभी। अब हम लोग यहाँ पर मूवमेंट का सेकंड टाइप जो है वो हम देखेंगे, जिसे कहते हैं सिलियरी मूवमेंट। क्या कहते हैं बेटा? सिलियरी मूवमेंट। अब सिलियरी मूवमेंट क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो सिलियरी मूवमेंट की यदि बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन की जो सेल्स होती है, जैसे कि सपोज ह्यूमन सेल्स यदि आप देखें तो इस तरह से ह्यूमन सेल्स पर ये ऐसे हेयर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये एक मूवेबल प्रोटीनियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये? एक मूवेबल प्रोटीन से बना हुआ, ठीक है, मूवेबल प्रोटीनियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो मूवेबल प्रोटीनियस हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है सीलिया। क्या कहलाता है बेटा? ये सीलिया। और इस सीलिया की हेल्प से यदि कुछ मूवमेंट हो तो उस टाइप के मूवमेंट को कहते हैं सिलियरी मूवमेंट। क्या कहते हैं बेटा? सिलियरी मूवमेंट। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारे बॉडी में ये कहां पर होता है? ठीक है, तो ये हमारे बॉडी में देखो, ये हमारा ट्रैकिया है, याद आ रहा है आपको? इस तरह से हमारा ट्रैकिया, ये हमारा लंग्स। ओके, तो ये जो ट्रैकिया जो होता है, तो इस ट्रैकिया में इस तरह से ये हमारे ट्रैकिया में ऐसी सेल्स होती है, और ये जो सेल्स है इस सेल्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है यहां पर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सेल्स प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये वाला, इसे कहते हैं बेटा गोबलेट सेल्स। ठीक है, और गोबलेट सेल का रोल क्या पढ़े हम लोगों ने पहले? गोबलेट सेल्स क्या करता है जल्दी से बताओ? गोबलेट सेल्स क्या करता है बेटा? वेरी गुड, म्यूकस सिक्रेट करेगा। तो आप देखो, यदि मान लो इधर साइड से यदि कोई डस्ट पार्टिकल्स आ रहा है या कोई बैक्टीरिया आ रहा है, तो क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को ये म्यूकस चिपका लेगा अपने अंदर। चिपका लेने के बाद क्या होगा? ये जो सीलिया के पास से ये इसमें ऐसा मूवमेंट होता है, तो उसको पकड़ पकड़ के ऐसा करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर रहा है बेटा? वो ट्रैप कर रहा है, और ट्रैप करने के बाद क्या होता है? इसको बाहर निकाल देता है। तो सिलियरी मूवमेंट कहां पर हो रहा है बेटा? तो इसका एग्जांपल यदि हम देखें तो एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आता है इसमें,
और दूसरा बेटा फैलोपियन ट्यूब जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ये। तो फैलोपियन ट्यूब जो है ये दो जगह पर क्या है, सिलियरी मूवमेंट होता है। ये फैलोपियन ट्यूब को भी समझा दे रहा हूं कैसा होता है। पहले ये बताओ, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, क्लियर हुआ? चलो हो गया स्क्रीनशॉट जैसे लेना था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी फैलोपियन ट्यूब का कंसेप्ट कैसे आएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब की यदि हम बात करें, ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने एक सिलियरी मूवमेंट जो है डस्ट पार्टिकल, तो क्या है, बीड एंड मूव ऑफ डस्ट पार्टिकल, इसमें सिलियरी मूवमेंट हेल्प कर रहा है। अब नेक्स्ट जो आएगा यहां पर, नेक्स्ट यहां पे हम लोगों को जो डायग्राम ड्रॉ करना है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इस तरह से एक हमारा जो है फिम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब होता है। फिर इसके बाद हम इस तरह से आगे आएंगे। आगे आने के बाद देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। इस तरह से ये जो हो गया, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद इस तरह से यहाँ पर पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है। अब पेयर ऑफ ओवरी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या है, जब ओव्यूलेशन होता है तो इस तरह से एग जो है वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है फिम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब, एक्चुअली ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से। तो जैसे एग रिलीज हुआ, तो एग रिलीज होते ही अब यहाँ पे आ जाएगा। तो आप जानते हो कि ये जो फीमेल गैमेट है मींस एग, ये तो नॉन मोटाइल है, ये अपने आप चल के जाएगा क्या, नहीं चल के जाएगा। तो अब ये नॉन मोटाइल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको यहाँ पकड़ेंगे धकेलेंगे, पकड़ेंगे धकेलेंगे, इस तरह से इसको इधर आगे पास कर देते हैं। जो सिलियरी मूवमेंट जो है ये हमारे कहां पर, फिम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब जो होता है यहां पर भी होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक फ्लैजिलर मूवमेंट भी होता है, ठीक है। ये तो सिलियरी मूवमेंट हो गया, इसी के साथ साथ एक फ्लैजिलर मूवमेंट भी होता है। तो हम एक बैक्टीरिया की हम बात करें, क्योंकि हमने सिलिया तो देख ली है, ठीक है, और हमने एग की बात कर ली है। तो एग में तो ये होता है, लेकिन इसी के साथ साथ मेल गैमेट्स जो रहेगा क्या होता बताओ, एग जो है ये क्या हो गया, ये हो गया फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या रहेगा, स्पर्म रहेगा। तो स्पर्म में किस टाइप का मूवमेंट होता है। पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ये बैक्टीरिया होता है, जैसे कि सपोज ये बैक्टीरिया है और इसमें एक लॉन्ग थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहलाता है फ्लैजिला। और फ्लैजिला की हेल्प से बैक्टीरिया में लोकोमोशन होता है। और लोकोमोशन के हेल्प से यदि हम देखें तो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कंप्लीट बॉडी में फ्लैजिला है या नहीं है, कम है ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग इसके अलग अलग टर्म है, पेरीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, ऐसे टर्म्स आते हैं। जब मैं बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा, बट फिलहाल इतना याद रखिए कि फ्लैजिलर मूवमेंट जो है ये भी देखने को मिलता है। और फ्लैजिलर मूवमेंट की यदि हम बात करें तो एक तो बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया के साथ ही साथ स्पर्म सेल जो होती है, यदि आप देखें तो स्पर्म में भी जो है इस तरह से, यदि आप स्पर्म देखो तो ये स्पर्म में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और फ्लैजिला की हेल्प से स्पर्म में मोटिलिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये क्या हो गया बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अरे क्या हो गया ये, ओके समझ गए। तो इस तरह से स्पर्म सेल जो है यहाँ पर भी फ्लैजिला जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इस फ्लैजिला की हेल्प से स्पर्म सेल जो है इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। समझ में आ गया। अब कुछ लोग जो है बेटा, अब एग्जाम में देखो आपको एक ये डायग्राम आ जाएगा, इसके पहले मैंने जो ट्रैके वाले जो डायग्राम बताया वो आ जाएगा। साथ ही साथ यदि हम देखें तो एक डायग्राम बना लेता हूं, कहां पे बनाऊं, यहाँ पे बना लेता हूं। स्क्रीनशॉट हो गया क्या ये वाला, लेना है किसी को, आगे बढ़े। हो गया, हाँ।
तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्रैकिया का डायग्राम बनाया था इस तरह से, एक आपको एग्जाम में ये डायग्राम आ सकता है, एक ये वाला डायग्राम आ सकता है। इस ट्रैकिया में आपको यही जो यहाँ पे सीढ़ियां है ये बताया जा सकता है, और इसी के साथ साथ आपको अगेन एक डायग्राम और मिलेगा इस तरह से। चलो बताओ किसका डायग्राम है? क्या है ये? वेरी गुड, ग्रेट। चलो सभी को मालूम है, यहाँ पे भी इस तरह से आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये पीसीटी है, बताओ क्या होगा यहाँ पर? वेरी गुड, क्या है? माइक्रोविलाई। कई स्टूडेंट यहाँ पे इसको भी बोल देते हैं कि हेयर लाइक तो दिख रहा है, ये भी सिलिया है। तो ये सिलिया का काम बेटा बीट एंड मूव होता है, और माइक्रोविलाई का काम एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन होता है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है ना। चलो तो अभी दोनों में हम बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है माइक्रोविलाई और सिलिया में, वो हम समझ लेते हैं। माइक्रोविलाई एंड सिलिया में डिफरेंसेस क्या है वो हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट देख रहे हैं बेटा हम लोग अभी, ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा हमारा, लेकिन फिर भी यहाँ पे सबसे पहले एक तो माइक्रोविलाई, कुछ कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, और साथ ही साथ सीलिया। इसमें बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। पहली चीज तो बेटा सीलिया जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होता है। ये इस तरह से साइटोप्लाज्मिक की हम बात करें ना, इस तरह से साइटोप्लाज्मिक जो प्रोजेक्शन होता है ये कहलाता है सीलिया। तो ये दिखते वैसे ही है, बट ये जो है ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन यही चीज आप सीलिया में आप देखोगे तो इस तरह से ये जो एक सेल रहेगी, इस सेल पे इस तरह से आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो ये प्रोटेनियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है? प्रोटेनियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर। प्रोटीनियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है सीलिया है, और एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो है वो माइक्रोविलाई है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा? हेलो, माइक्रोविलाई किसी भी टाइप के मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन बेटा सीलिया जो है ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? माइक्रोविलाई डू नॉट मूव, ऐसा भी हम कह सकते हैं, मूवमेंट इसमें नहीं होगा, ठीक है। मूव कर रहे हैं क्या? नहीं, बट सीलिया जो है ये मूव कर सकता है। ये एक मेन डिफरेंस यहां पे हो गया है, ठीक है। सीलिया में नहीं बेटा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को लिस्ट दे दूंगा कहां कहां पर होता है, बट नीड नहीं है। जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो पार्ट को मैं फोकस करते हुए आपको बढ़ा रहा हूँ। तो बताने के लिए बेटा इतनी सारी चीजें हैं, और लेक्चर फिर इतना लेंथी हो जाएगा कि फिर 2 साल का सिलेबस 4 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? प्रणय नहीं समझा मैं। मैसेजेस बहुत सारे आ गए मुझे, देख नहीं पाया मैं, देखा भी हूं, बट किसी का कुछ प्रॉब्लम है? प्रणय बेटा क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं समझ में आया। नो रैली नो पार्थ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। इंटेस्टाइन में बेटा सेलियरी मूवमेंट नहीं होता है, वहां पे पेरिस्टालसिस होता है रैली, ओके।
हाँ, सिलिया एंड फ्लैजेला आउटग्रोथ होते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। नहीं समझा? आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि सपोज ये एक सेल है, ठीक है, जैसे कि सपोज ये एक सेल है, सेल का एक आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होता है ये कहलाता है बेटा सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन से एक इस तरह से स्ट्रक्चर जो है निकला होता है, मतलब एक आउटग्रोथ हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन से जो निकला हुआ स्ट्रक्चर, तो वो कहलाता है सिलिया या फिर फ्लैजेला, ठीक है बेटा। कहाँ कहाँ पे होते हैं, अब कोई पूछ रहा नॉस्ट्रिल में होते हैं, कोई पूछ रहा ईयर में होते हैं, कोई पूछ रहा, बेटा ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। सिलिया जो है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर होते हैं, खत्म। इतना हमको डिटेल में जाना नहीं है कहाँ होते कहाँ नहीं, बाकी जगह नहीं होते, समझे। ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो मूव कर रहा है, तो मूवमेंट जो हो रहा है बेटा फूड का, वहां पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, रैली, ओके। माइक्रोविलाई हेल्प कर रहा है एब्जॉर्प्शन में, हाँ बेटा सही है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, क्लियर कर लो, जल्दी से क्लियर कर लो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं आप अभी ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके यहीं पे पहले क्वेश्चन चालू हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं वही बता रहा था, देखिए क्या होता है बेटा, पहली चीज तो माइक्रोविलाई में मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो माइक्रोविलाई में जब मूवमेंट नहीं हो रहा तो इसके अंदर से किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होगा। मीन्स माइक्रोविलाई का रोल क्या है, ये इंक्रीज कर रहे हैं क्या चीज बेटा, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई और माइक्रोविलाई, तो माइक्रोविलाई क्या है, क्योंकि देखो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो विलाई था, बट उसमें इस तरह से आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे थे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये माइक्रोविलाई था। तो माइक्रोविलाई जो है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अभी भी कई लोगों को डाउट था कि मैं विलाई ही समझा रहा हूं, नहीं बेटा मैं विलाई नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं माइक्रो विलाई पढ़ा रहा हूं। विलाई तो इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, याद आ रहा है, फिर इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से था, जो कि माइक्रोविलाई होते हैं। फिर क्वेश्चन ये है कि माइक्रोविलाई और सीलिया तो एक ही बात हो गई, नहीं, कंसेप्ट समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, क्लियर हुआ। एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया जो इंक्रीज कर रहा है वो कौन कर रहा है, माइक्रोविलाई। सीलिया का रोल क्या है, सिर्फ मूवमेंट, ठीक है, बीट एंड मूव डस्ट पार्टिकल, ओके, समझ में आ गया, हेलो। तो हमारे बॉडी में 2 से 3 जगह है जहां पे सिलियरी मूवमेंट होता है, बाकी कहीं पे नहीं होता है, ठीक है। चलो, और उतना ही हमें याद रखना है, उससे ज्यादा आप डिटेल में जाओगे तो फिर वही होगा पीएचडी करने जैसा हो गया। पीएचडी नहीं करना है, बताने के लिए मैं आपको बहुत सारे डिटेल्स पढ़ा सकता हूँ, रेफरेंस बुक में आपको दे सकता हूँ, उस रेफरेंस बुक का बहुत सारा कंटेंट में लेके आपको समझा सकता हूँ, बट बेटा नीड नहीं है, क्योंकि ऐसे में होगा हमारा टाइम वेस्ट, और टाइम वेस्ट नहीं होगा, साथ ही साथ हमारा गार्बेज बनेगा ब्रेन में। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो पोर्शन को हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा यदि इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको ऐसा लगता है नहीं सर मन बिल्कुल नहीं मान रहा, आप एक काम करो ये वाला पार्ट हमको एक्स्ट्रा पढ़ाओ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक अलग से लेक्चर कंडक्ट करेंगे, और लेक्चर कंडक्ट करने के बाद वो सारा पोर्शन जो है मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में, जितना डिटेल चाहते हो उतना डिटेल समझा। लेकिन बेटा ये हमारी नीट का क्लास है, ये हमारा एमएससी का क्लास नहीं है, ये हमारा एमएस का क्लास नहीं है, तो हम सिर्फ जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर फोकस करेंगे, समझे। एमडी एमएस एमएससी वो सारी चीजों को बाजू में रखो, क्योंकि उसके लिए टाइम है आपको, उसके लिए 5 इयर्स आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, जब आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, समझे। तो पीजी हमें नहीं करना है, हम अभी 12th में, हम ग्रेजुएशन भी नहीं कर रहे हैं अभी, तो हमको ग्रेजुएशन में जाना है, तो उसके लिए हमको नीट का एग्जाम क्रैक करना है, और उसके लिए जितना इंपॉर्टेंट एसेंशियलिटी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा चाहिए अलग से मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ बेटा ले लो स्क्रीनशॉट्स, साक्षी बेटा। चलो आगे बढ़ते भी, नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, टाइम है ना अभी हमारे पास, ओके, हो गया। चलो, तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि अपने ब्रेन को गार्बेज बनाने से अच्छा एकदम ऑथेंटिक पॉइंट,
ठीक है, ज्यादा नहीं हो पा रहा तो सिर्फ एनसीईआरटी। एक्स्ट्रा जाना है तो मॉड्यूल पे चले जाओ, लेकिन मॉड्यूल में भी बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ एक्स्ट्रा दी हुई है, वो जरूरी नहीं है पढ़ने की। ओके, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, जो क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो, सफिशिएंट उतना, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है। देख लेना नीट का एग्जाम में या 2020 का पेपर उठा के देख लो, और अभी तक आप जितना पढ़े हो, समझे, काल को इतने दूर जाते हैं। अभी आप 2020 का पेपर ही उठाओ और जितना भी सिलेबस हो गया है उसमें कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, रिजल्ट आपके सामने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट, मसल्स में जो मूवमेंट होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे जो मूवमेंट देखे, फ्लेजुलर मूवमेंट देख लिए, सिलियरी मूवमेंट देख लिए, और एक और कौन सा देखे बताओ जल्दी से, पहला वाला कौन सा मूवमेंट था, अमीबॉइड मूवमेंट, ये भी हम लोगों ने देख लिए। लेकिन इसके अलावा भी यदि हम देखें तो और भी कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो हम लोग देखेंगे। हाँ, वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट देखेंगे, वेरी गुड प्रहलाद। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मूवमेंट जो देखेंगे वो क्या देखेंगे बेटा, मस्कुलर मूवमेंट। क्योंकि देखो हमें जो स्टडी करना है, मेन जिस पे फोकस करना है वो है हमारा ये वाला, मसल्स कैसे मूव कर रही है, मस्कुलर मूवमेंट कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो मसल्स में जो मूवमेंट होता है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड रिलैक्स होगा। तो इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट होता है। तो सिंपल लिख लेते हैं, मस्कुलर मूवमेंट अकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे जो मूवमेंट होगा उस टाइप के मूवमेंट को मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। वेरी गुड सुहानी। मस्कुलर मूवमेंट जनरली टू टाइप का होता है, एक जो होता है वॉलेंट्री होता है और एक जो होता है इनवॉलेंट्री होता है। ओके, तो वॉलेंटरी मूवमेंट और एक क्या होगा, इनवॉलेंटरी मूवमेंट। अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री की यदि हम बात करें तो जितना भी जो आपका एक्सरसाइज हो रहा है, जैसे डांसिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, ये जितना भी है, ठीक है, वॉकिंग हो गया, फ्लाइंग हो गया, ये सारे जो है किसमें आएंगे बेटा, वॉलेंट्री मूवमेंट में आएंगे। ठीक है, वॉकिंग कह लो, रनिंग कह लो, ठीक है, जितने भी ये जो मूवमेंट है जो हमारी व्हील के थ्रू हो रहे हैं, जैसे कि इस मार्कर को मैंने ऐसे उठाया तो ये मेरे थ्रू हुआ, ये इनवॉलेंट्री है। लेकिन ये जो पेरिस्टालसिस हुआ ये मेरे वजह से नहीं हुआ, वो अपने आप हुआ बेटा। हार्ट कांटेक्ट हो रहा है, मेरी वजह से नहीं हो रहा, वो अपने आप हो रहा है। तो जब कोई चीज अपने आप हो रही है, अपने आप मतलब अपनी व्हील वहां पे नहीं हो रही है, अपना एफर्ट नहीं लग रहा है वहां, तो इस टाइप का मूवमेंट जो है ये कहलाता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इसमें एग्जांपल हम देखेंगे तो पहली चीज तो फर्स्ट आता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट जो होता है, ये भी एक मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट है ये इनवॉलेंट्री है, बट ये वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, ये सारी चीजें जो है ये क्या होता है, ये वॉलेंट्री है बेटा। रिफ्लेक्स एक्शन एक अलग पार्ट हो गया, वो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन एक एक्शन है, ठीक है, उस मूवमेंट में नहीं आएगा। ठीक, वे अनकॉन्शियस एक्शंस होता है, ठीक है, उस पर पहुंचेंगे, वहां पे मैं बताऊंगा आपको। ओके, हाँ बेटा प्रहलाद, डिग्लूटिशन ये वॉलेंट्री, क्योंकि हम अपने एक्शंस के थ्रू कर रहे हैं, पर उसके बाद जाके मूवमेंट अपने आप हो रहा है तो इनवॉलेंट्री होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन बेटा मूवमेंट कहाँ हुआ, वो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है वो एक अलग पार्ट है, बट रेस्पिरेशन वो एक अलग पार्ट है। रेस्पिरेशन में तो हमने बहुत सारे टर्म समझे हैं। ओके, बीटिंग ऑफ हार्ट भी इनवॉलेंट्री होगा बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, प्रणय समझ में आ गया।
सिंपल बेटा, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप याद रखिए कि जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलेंट्री। अब आप खुद लॉजिक लगा लो, इसमें मुझे एग्जांपल्स बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, इतने समझदार आप लोग हो। यदि आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी सिंपल सा है, हमारे कंट्रोल में क्या है और हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, ठीक है। हम किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं और हम किस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। तो फाइनली यहाँ पे हमें मसल्स और टिश्यू से रिलेटेड कुछ टर्म समझना है, बट उसके पहले वापस हम अपने एनसीईआरटी पे आते हैं। बहुत देर से एनसीईआरटी का कुछ भी पार्ट हम लोग नहीं देखे हैं, तो डायरेक्टली बेटा हम लोग एनसीईआरटी का स्टेटमेंट जो है वो अभी हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? फिलहाल ब्लैंक पेज दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी दिखा सभी लोगों को? आगे से बेटा इसका मैं आपको स्लाइड के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा डेटा, ठीक है। स्लाइड्स मिलेगी आप लोगों को आगे, और अच्छी स्लाइड्स मिलेगी और मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये ऐसा जो स्टेटमेंट है ये नहीं दूंगा मैं नेक्स्ट इसमें, लेकिन बट फिलहाल अभी देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। मूवमेंट, मूवमेंट जो है इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंस फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। तो ये स्टेटमेंट तो हमें समझ में आता है कि यदि मूवमेंट ना हो तो फिर कितना प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। यदि लोकोमोशन नहीं हो तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए या फिर जब अनफेवरेबल सिचुएशन यदि आती है तो उसको वहां से आगे बढ़ने के लिए मूव करना बहुत जरूरी हो जाता है। समझे बेटा? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए एनिमल्स या फिर हम प्लांट देखें तो दोनों में भी मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब जैसे कि सपोज एक सेल है, इसमें ये जो प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कोई सब्सटेंस यहाँ है तो ये इस तरह से जिग-जैग मैनर में ग्रो मूव करते रहता है, ठीक है, तो उसे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम अमीबा की भी हम बात करें तो वहां पर भी सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। थोड़ी देर पहले बताया, यदि सिलिया हम देखें तो सिलिया की हेल्प से, फ्लैजिला की हेल्प से भी मूवमेंट होता है। टेंटिकल्स भी बेटा एक लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, ओके। टीनोफोरा जो है एनिमल किंगडम का एक मेंबर है, वहां पर उसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और टेंटिकल्स की हेल्प से भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है, ओके। फिर इसी के साथ साथ यदि हम अपनी बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इसमें हमारा जो लिम्स है, या मैं जो बोल पा रहा हूँ, या चबा पा रहा हूँ, खा पा रहा हूँ, हमारे आईलिड्स, जॉ, टंग, इसमें भी मूवमेंट जो है देखने को मिलता है, ओके। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कुछ मूवमेंट जो होते हैं वो प्लेस को चेंज करने में हेल्प करते हैं, और जब इस टाइप के मूवमेंट का जब रिजल्ट यदि ये होता है कि यदि कोई प्लेस जो है चेंज हो गया तो वो क्या कहलाएगा? लोकोमोशन कहलाता है। तो यहाँ पे इस टाइप के मूवमेंट को हम वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। तो जितना भी वॉलेंट्री मूवमेंट जो रहेगा वो कहलाएगा बेटा लोकोमोशन। एक एग्जांपल हो सकता है इसका, ऐसा नहीं कि लोकोमोशन में वॉलेंट्री मतलब एक टेबल से पेन को उठा के या टेबल से चाय के कप को उठा के चाय पी लेना, ये भी लोकोमोशन हो गया, नहीं। जब प्लेस चेंज होगा तो उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो बताया था लोकोमोशन का मतलब यही होता है, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये कुछ लोकोमोटरी मूवमेंट है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है यदि हम देखें तो नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम ऑफ दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट, जैसे कि पैरामीशियम, ठीक है, या फिर सीलिया की हेल्प से जब मूवमेंट हो रहा है पैरामीशियम में, तो वो फूड जो है, साइटोफेरिंग्स मतलब जो पैरामीशियम होता है ना, उसका एक स्ट्रक्चर होता है जहां से फूड को अंदर इनगल्फ करता है, ठीक है। तो पैरामीशियम जो है वो सीलिया की हेल्प से फूड को ले रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि लोकोमोशन हो गया, वो एक मूवमेंट है, ठीक है। तो वहां पे सीलिया की हेल्प से लोकोमोशन भी कर सकता है और साथ ही साथ फूड को अपने अंदर इनगल्फ भी कर सकता है। साइटोफेरिंग्स मतलब माउथ ऑफ द पैरामीशियम, ओके, जिसकी हेल्प से फूड को
एक कैविटी होती है बेटा, कैविटी जहां से पैरामीशियम अपने फूड को इनगल्प कर रहा है, और वो किसकी हेल्प से करेगा? सीलिया की हेल्प से, और ये सीलिया की हेल्प से वो लोकोमोट भी कर पा रहा है। ठीक है, तो कुछ मूवमेंट मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्लेस को चेंज करने में भी हेल्प कर रहा है और फूड को इनगल्प करने में भी हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ हम हाइड्रा की भी हम बात कर सकते हैं, जैसे उसमें जो टेंटिकल्स जो होता है वो क्या कर रहा है बेटा? प्रे को कैप्चर करने में यूज कर रहा है वो, और साथ ही साथ वो अपने बॉडी को मूव करने में भी हेल्प करता है। मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कैसे ये होता है, टेंटिकल्स क्या होते हैं, पैरामीशियम में मूवमेंट जो है वो कैसे होता है, और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है फूड का, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दोनों में भी सेम हो रहा है, लेकिन यही चीज हम अपने एक बात करें तो हमारे जो लिम्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी पोस्चर को चेंज करने में भी हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? कुछ स्टूडेंट भाग गए, कहां गए? हाँ बेटा सुहानी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं, सिर्फ हम फर्स्ट पैराग्राफ को ही आज इसका कंसेप्ट अच्छी तरह से समझने वाले हैं, फिर आगे का पोर्शन नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे। चलो, फिर इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, ये जितना भी ये सारा ऑब्जर्वेशन जो है ये किस चीज को बता रहा है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन को। बट मूवमेंट एंड लोकोमोशन का यदि हम सेपरेटली स्टडी करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, दोनों भी एक दूसरे से लिंक्ड है बेटा। ठीक है, मतलब ऑल लोकोमोशंस जो है वो मूवमेंट हो सकता है, बट सारे मूवमेंट जरूरी नहीं है कि वो लोकोमोशन ही हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके असर्शन रीजन के टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें क्वेश्चंस बनता है। ओके, समझ में आ गया? लिम्ब क्या होता है? व्हाट इज लिम्ब? एक क्वेश्चन आया बेटा, व्हाट इज लिम्ब, क्या होता है बेटा लिम्ब? बताएंगे आप लोग? कितने लोगों को मालूम है लिम्ब क्या होता है? लिम्ब दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर लिम्ब और एक होता है हिंड लिम्ब। फॉर लिम्ब मींस हैंड को कहते हैं और लेग्स, ठीक है, ये हमारे लिम्स कहलाते हैं, हमारे हाथ पैर जो होते हैं। ठीक है, ये लिम्स कहलाते हैं बेटा। ओके, चलो, कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम, जैसे नहीं मालूम होता है आप पूछ लिया करो। ओके, हेलो, क्लियर हो गया सारा पार्ट? चलो, तो लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं, यदि किसी के भी कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बट उसके पहले आज जो भी पढ़ाया उसका मुझे आप लोगों से रिस्पांस चाहिए, मैं कुछ लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा और आप लोग आंसर्स मुझे देंगे, समझे? चलो, तो सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लेंगे और जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लोग आंसर करेंगे जल्दी से, और देखते हैं कितने लोग वीडियो रिकॉर्डिंग में आना चाहते हैं और कितने लोग अपना रिस्पांस देते हैं। ओके, हेलो, वेरी गुड। कई लोग तो भाग गए, कुछ लोग वीडियो ऑन करके ऑफ कर दिए, क्या है बेटा ये हेल्प करता है। ओके, गुड, चलेगा। इसको सिंपल टर्म में बेटा ऐसा कहते हैं कि स्क्वीज आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम कैपिलरी। ठीक है, इस टाइप के मूवमेंट को डायपेडेसिस कहते हैं। ओके, सिलियरी मूवमेंट कहां कहां पर होता है? प्रज्वल बेटा आप आंसर दे सकते हो, जिसका वीडियो ऑन रहेगा उसी को चांस मिलेगा। हैंड रेस करो और आंसर दो। आवाज नहीं आ रहा बेटा सुहानी, हैंड रेस करो फिर चांस मिलेगा आपको। चलो खुशी बेटा, ये लो चांस लो। सर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है और फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओके, ग्रेट।
अभी मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दो, फैगोसाइटोसिस जो है और अमीबॉइड मूवमेंट, इसमें कोई डिफरेंस है? यस तो क्या है, नो तो व्हाई? हैंड रेज जिसका रहेगा उसको चांस मिलेगा। रेडी? हाँ बेटा। Sir, my voice is audible. यस बेटा। सर फाइगोसाइटोसिस और ये सेम ही है क्योंकि ये जो है फूड को कैप्चर करने के लिए होता है। उसमें सीडियो क्या था सर, मेरे को वो पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा है। सीडोपोडिया हेल्प करते हैं उस चीज के लिए। तो ओके और जो फूड लेते हैं उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। जब वो कंज्यूम कर लेता है तो उस चीज में सीडोपोडिया ही काम आता है लोकोमोटरी के लिए। ओके वेरी गुड। चलो आर्यन बेटा आपसे क्वेश्चन है। आर्यन, मस्कुलर मूवमेंट में क्या क्या बताया मैंने, एक्सप्लेन करो। हैंड रेज करो तो वाइस एक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट इसमें बेटा अभी तक जितना भी पढ़ाया हूं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे लास्ट टाइम पे मैं पूछूंगा मैं। चलो सुहानी का हैंड रेज हो गया, आप ही दे सकते हो, लो बेटा। सर सॉरी मस्कुलर मूवमेंट्स में दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी। लाइक इनवॉलेंटरी वेरी गुड। कंटेंट्स which is in our not in our control, like breathing and heartbeat, something like that. And voluntary, it's like we can control by ourselves. ओके चलो वेरी गुड। ओके बेटा, तो ऑलमोस्ट आप लोग आज का टाइम तो हो चुका है, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी। अभी आप लोग क्लास लीव कर सकते हो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट इसमें हम लोकोमोशन मूवमेंट का आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ बेटा आप लोग रिवाइज करके आइए जितना भी पढ़ाया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों से पूछूंगा। आर्यन आपने आंसर किए थे बेटा, आपका वॉइस एक्सेस नहीं आ रहा था कि बेटा आर्यन? ओके चलो ठीक है बेटा, गुड। चलो तो एंड करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Hi, sir. बाय बेटा।